Hello everyone, how are you all? Welcome back to Sunya IES. I hope you are all doing really well. And हमने जो सीरीज शुरू करी थी that we are going to revise complete modern history from the very recommended source that is Spectrum. And हमने अपना फर्स्ट लेक्चर एडवेंट ऑफ यूरोपियन। आई होप आप सभी लोगों ने ये वीडियो देखा होगा एंड इसको एक्टिवली लर्न किया होगा यार। उसी लाइन में अब हम सेकंड लेक्चर देखेंगे दैट इज इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। देखिए, आप अगर डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक बार ये वीडियो देखिए, क्योंकि मेरे सारे लेक्चर्स कनेक्टेड हैं। और मेरे ही नहीं, अगर आप हिस्ट्री को कनेक्शन में नहीं देख रहे ना, दैट मीन्स आपकी स्टडी में फ्लॉ है यार। क्योंकि हिस्ट्री में आपने भी एनालाइज अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे तो यूपीएससी इज आस्किंग कनेक्टेड क्वेश्चन। वो एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, चलो अब एडवेंट से 3 स्टेटमेंट दे दी उन्होंने और वो ऐसे नहीं पूछ रहा यार। वो उनका पूरा एक टाइम फ्रेम कंबाइंड वे में मल्टीपल क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम फ्रेम से दे रहे हो, तो वो अंडरस्टैंडिंग बैठनी बहुत ज़रूरी है। आप स्पेक्ट्रम भी जब पढ़ते होगे, वो भी एक कनेक्शन में बनाई गई है, वो लिखी जो गई है वो कनेक्शन में लिखी गई है, इसलिए वो बहुत बेस्ट बुक है अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये लेक्चर्स भी आपको कनेक्शन में सुनने पड़ेंगे। तो आप यार वो वीडियो देखिए और मैं एक क्विक रिकैप करूंगा कि हमने क्या सीखा और आपको कितना याद है। लेट्स सी आपने कितना एक्टिव रिकॉल किया था लास्ट क्लास में। हम बात कर रहे थे, पहले टाइम पीरियड हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन से टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ये हमारा चैप्टर का नेम था कि भाई यूरोपियंस आए और क्यों आए, मैंने आपको सब बताया कि कैसे मुस्लिम अरब वर्ल्ड रीजन बन गया था, रेड सी में उनका कंट्रोल आ गया था, एंड कैसे एक अर्ज थी कि एक ट्रेड रूट फाइंड आउट करा जाए, सी रूट फाइंड आउट करा जाए। वो सब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम क्विक रिकैप करेंगे और देखेंगे कितना आपको याद है। ठीक है, आप मेरे साथ एक्टिव लिसनर की तरह सुनिए यार। मैं बार बार ये चीज़ इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि पैसिव लिसनिंग ना आपका कुछ नहीं, आपका टाइम वेस्ट करेगी। ठीक है, वहाँ से आपको ये जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यही अलग बनाएगा कि आप एक्टिवली यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने बात करी थी यार 1500s, 1600s, हंड्रेड्स मीन्स इस टाइम पीरियड के अराउंड। ठीक है, एंड 1700 के अराउंड तक हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। हमने इंटरनल पॉलिटिकल कंडीशन नहीं देखी कि इंडिया में क्या चल रहा था। ये हम मिडिवल में पढ़ते हैं कि इंडिया में क्या चल रहा था। ठीक है, 1707 औरंगजेब तक हम देखते हैं कि इंडिया में चल क्या रहा था। लेटर मुगल्स भी आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। लेकिन हमने देखा कि एक्सटर्नली क्या चल रहा था और यूरोपियन कहाँ से क्या कहाँ आए और कहाँ पर क्या करा उन्होंने। तो हमने देखा यार 1500 टू 1600 वाज द पीरियड ऑफ, किसका पीरियड था? यूरोपियन। कौन से यूरोपियन सेटल हो रहे थे यहाँ पर? यहाँ पर सेटल हो रहे थे हमारे पोर्टुगीज। तो आपको हमने देखा था 1498 में वास्को डी गामा आए, राइट। देन वास्को डी गामा के बाद हमारे इंपॉर्टेंट गवर्नर्स को हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, अल्मीडा। आप मेरे से एक स्टेप आगे रहिए यार, एक्टिव रिकॉल करिए, नहीं तो पॉज करिए एक बार वीडियो को कि क्या क्या लिखने वाले हैं। अभी हम गवर्नर्स लिखने वाले हैं। अल्मीडा पूरा नाम है इनका, लेकिन आप एक वो रखिए, कनेक्शन रखिए कि हाँ अल्मीडा की बात हो रही है। आप उसी में बस फंस जाना कि भाई पूरा नाम याद करना है और ऐसा नहीं। अल्मीडा, अल्बरकर्की, कुना। हमने इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी अल्मीडा में यार। पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर हमने देखा था। हमने वास्को डी गामा दोबारा आए थे, हमने ये भी नोटिस किया था। अल्बरकर्की में हमने देखा था कि कैसे हमने गोवा ले लिया था बीजापुर से। यहाँ पे हमने जैमोरीन रूलर को देखा था जिन्होंने वास्को डी गामा का वेलकम किया था। कुना के केस में हमने देखा था कैसे कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया था। फिर हमने इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्री कौन सी देखी थी, कहाँ पर बनाई थी फर्स्ट फैक्ट्री? कोचीन, कैलिकट। देन कोचीन में भी इन्होंने बनाया। देन कैनानौर। 3 सीन से इनका हमने याद रखने की कोशिश करी थी, राइट। फिर हमने पोर्टुगीज को भी आगे देखा एंड देखा कैसे इनका 1600 तक, जब इंग्लिश का वो हुआ, इंग्लिश आने लगे थे। और इंग्लिश कब आए थे? 1600 में इंग्लिश आ गए थे, लेकिन जो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से जो आए थे वो थे 1608 में जेम्स हॉकिन। इनकी शिप का नाम भी आपने देखा होगा, हेक्टर, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि ये पीरियड में कहीं इंग्लिश नहीं थे। तो किसी भी ऑप्शन में अगर ऐसा कुछ लिखा होगा कि इंग्लिश एस्टेब्लिश देमसेल्व्स इन 1550s और अर्ली 16th सेंचुरी, तो यार आप तुरंत आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि यार ये तो अब आए थे। तो अभी तक पोर्टुगीज को फ्लरिश करने का पूरा पीरियड मिल रहा था यहाँ पर। तो उन्होंने बहुत कुछ करा भी,
देख रहे हो, गोवा ले लिया, सूरत में स्टैब्लिशमेंट करी, फिर आपने देखोगे लेटर ऑन बंगाल तक गए। ठीक है, लेकिन अब 1600s में हमारे जेम्स हॉकिन आ गए, और यहाँ पर 1613 में पहली फैक्ट्री लगा दी गई सूरत में। ठीक है, सूरत में फैक्ट्री लगाई, फिर हमने देखा दे स्टेब्लिश दमसेल्व्स ऑन द वेस्ट कोस्ट फर्स्ट, फिर हमने साउथ में देखा, फिर ये बंगाल में एस्टेब्लिश करने लग गए थे खुद को, हमने वो भी देखा। फिर हम चलते हैं, और इनके फिर हमने जब ये आ गए तो इन्होंने पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली यहाँ पर रूल करने लग गए थे इन लोगों के ऊपर। तो एक काफ़ी मेजर राइवल पावर बने। हमने देखा कि क्यों ये सबसे डोमिनेंट पावर बनी, और कैसे इन्होंने बाकी यूरोपियन पावर, जो इतना टाइम पोर्टुगीज को मिला अपने आप को सेटल करने के लिए, फिर भी वो अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाई, जो हमने क्लास में देखा था। तो हमने उनके पॉइंट्स देखे, पावरफुल नेवी, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, वो सब हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो एक रिवीजन चल रहा है, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, ताकि मैं कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर पाऊँ। ठीक है, तो जो जो पढ़ा उस वक्त, उसके आधे घंटे बाद किसी को बताना और खुद से याद करना इज़ वेरी इजी। लेकिन अगर हम उसको कुछ टाइम बाद याद करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो हमें याद रहता है, तो दैट मीन्स वो हमने इंटरनलाइज किया है। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने देखा कि फिर यहीं पर हमारे डच आए। डच का हमने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेशन कौन सा देखा था, मसूलीपट्टनम। और हमने मैप में भी देखा था, और मैप की हेल्प ये हुई यार, अभी हमें एकदम से ध्यान आ जा रहा होगा कि आंध्र प्रदेश में हमने वो देखा था। वो मैप में देखने से ये होता है कि आंध्र प्रदेश में थे, इस सूरत गुजरात। ठीक है, गुजरात अगर ये है, मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगा एक बार साइड, गुजरात यहाँ पर सूरत है। ठीक है, कैलिकट ये हमारी केरला साइड में थे। आई होप ये आपको एकदम से याद आ जा रहा होगा। मैं फॉर ग्रांटेड लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में मैप ही मैप भर रखे थे यार, ताकि वो हमारे एकदम छप जाएगी कहाँ पर कौन सी चीज़ है। डच के बाद हमारे डेन्स आए। डेन्स आर डेनमार्क, डेनमार्क वाले पीपल। डच नेदरलैंड्स। फिर हमारे एक इंपॉर्टेंट जो सबसे लेट आए, वो थे हमारे कौन, फ्रेंच। फिर हमारे फ्रेंच आए, एक सेकंड। फ्रेंच बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो बहुत ही बढ़िया गवर्नर थे हमारे, ड्यूप्ले थे। उन्होंने कैसे स्किल डेवलप करी, और कैसे बताया कि एक छोटी आर्मी भी, एक वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्मॉल आर्मी कैन डिफीट अ लार्ज आर्मी, लाइक वी हैड इन मुगल। जो मुगल अपने वहां पर रूल कर रहे थे, उनको कैसे डिफीट किया था इन्होंने। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकंड। सो हम देख रहे थे फ्रेंच पावर को देख रहे थे, उसके अंडर हमने देखा ड्यूप्ले। और हमने देखा कि कैसे फ्रेंच ने हमें एक थॉट प्रोसेस दिया है कि यार कैसे एक स्मॉल आर्मी भी बड़ी लार्ज आर्मी को डिफीट कर सकती है, प्रोवाइडेड एक वेल एफिशिएंट और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। फ्रेंच में इसलिए भी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स, एक सेकंड दूसरा कलर चेंज करता हूँ, एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स हमने पढ़ी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं यार, क्योंकि ये आखिरी ऐसा था कि ब्रिटिशर्स ने इनको हरा कर ही एक अपनी यूरोपियन पावर स्टेब्लिश कर ली थी अपनी। क्या बोलते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक सेंटर बन गया था पावर का, दैट वाज इंग्लिश। हमने फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा। एक्स ला चपेल कौन से ट्रीटी में हुआ था, राइट, फर्स्ट में। थर्ड में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ पेरिस। बैटल ऑफ वैंडी वॉश हमने देखा था 1760। तो आपको ये सब ध्यान में रहना चाहिए यार। देखो, ये स्टेटमेंट आप देखोगे ना, तो इसलिए सही रहती है कि हम एलिमिनेशन जब हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर आप जब भी क्वेश्चंस लगाएंगे, तो एलिमिनेशन में ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। ठीक है, एज इट इज़ याद होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट लगभग एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आप 1800s कुछ लगा रहे हो। ठीक है, तो हमने एक टाइमलाइन समझने की कोशिश करी थी यार लास्ट क्लास में। देखा हमने कैसे ये लोग आए फ्रेंच की, हमने क्या बोलते हैं फैक्ट्री देखी थी सबसे पहले, अपना क्या बोलते हैं इन्होंने सूरत में ही एस्टेब्लिश किया था 1664 में। हमने फिर लेटर ऑन ये भी देखा कि कैसे इन्होंने पौंडीचेरी, एक अभी भी जो सिटी है, उनको एस्टेब्लिश किया। और पौंडीचेरी के अंदर अभी माहे भी आता है, कराईकल भी आता है। ठीक है, तो ये सब हमने देखा था। अब हम उसी लाइन में हम आगे चलेंगे अब, और अब हम देखेंगे कि इंडिया की क्या कंडीशन थी यार उस टाइम में। देखो इंडिया क्या था, मतलब हमने तो अभी देखा फॉरेन पावर्स आ रही है, कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या किया वो देखा, कि भाई यहाँ पर फैक्ट्रीज थी, यहाँ पोर्टुगीज आ गए थे, यहाँ पर एक पौंडीचेरी में अपना वह फ्रेंच कॉलोनी बन गई थी, चंदर नगर भी पोर्टुगीज से, सीरमपुर किससे रिलेटेड है बताओ, दैट इज डेन से रिलेटेड है।
ठीक है, सीरमपुर जो वो, ठीक है, यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ देखा। फिर हमने देखा कि यहाँ पर भी स्टेब्लिशमेंट हुई। ये तो फॉरेनर्स के देखा हमने, यूरोपियंस के देखे, और उनके अभी वो देखा कि कहाँ कहाँ उन्होंने सेटल करा था। लेकिन उसी टाइम में इस पीरियड के अराउंड 1600 टू 1700 टू 1800 क्या चल रहा था। अब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की बात हो रही है, तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट 1657 और 1764 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यार। ये तो एज इट इज़ याद कर लो, और नहीं होगी तो इस लेक्चर के दौरान हो जाएगा आपको याद सारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपनी हुकूमत जमा ली थी। यहाँ पर बैटल ऑफ प्लेसी हुआ और यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर हुआ। दोनों में इनको एनॉर्मस पावर मिल गई थी। ठीक है, तो ये वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल आइडिया। अब हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, हम एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं ओवरऑल आइडिया देने वाला हूँ कि यहाँ पर चलेगा क्या और हमने कौन कौन से पॉइंट्स पे फोकस करना है, वो एमसीक्यू के थ्रू आपको पता चलेगा। लेकिन मैं आपको ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि अब इंडिया में क्या चल रहा था। ठीक है, देखिए, अगर आप क्या बोलते हैं, इसको रैंडमली सुन रहे हैं ना, मतलब इस लेक्चर को आप सपोज रैंडमली चलाया होगा, तो आप ऐसा मत करिए। आप, मैं आपको, अगर एक आपने स्ट्रैटेजी बनाई होगी इसको पढ़ने की तो वेरी गुड, नहीं तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करवाता हूँ कि भाई आप ऐसे पढ़िए। सपोज आप इस लेक्चर को रैंडमली देख रहे हो ना, बहुत सारे बच्चे रैंडमली आए होंगे, रैंडमली उठा के देखने लगे होंगे, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा यार। वो 10 मिनट देखेंगे, 15 मिनट देखेंगे, कोई लिंक नहीं बनेगा, और वो चले गएंगे, यार ये तो याद ही नहीं है। किसी को याद होगा तो वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से चला जाएगा। आप इसको अगर कंप्लीट यूटिलाइज करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आप पर डे, हर दिन 2 घंटे निकालिए, 1 घंटा इस लेक्चर के लिए छोड़ दीजिए, और वही 1 घंटा उससे पहले आप एक बार रीडिंग कर लीजिए उस पूरे उसकी। तो ये री करेगा आपको। अदरवाइज यार, यही कुछ बच्चे, कुछ समझदार बच्चे सब कर रहे होंगे, और यही मार्क करता है यार, यही डिफरेंस मार्क करता है, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो हम क्या देखने वाले हैं कि अभी मैं एक आपको आइडिया देने वाला हूँ कि यहाँ पर हम चल क्या रहा है, और हम क्या मतलब पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर के थ्रू। पढ़ तो नहीं रहे हैं हम, लेकिन एमसीक्यू के थ्रू हम क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने वाले हैं। ठीक है, सो हम शुरू करेंगे। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखना है, अभी तक तो हम बाहर के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे थे, यूरोपियंस आए। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखना है यार, यहाँ पर हमारे जो मुगल्स थे, जो लास्ट रूलर हमने मिडिवल में पढ़े थे, औरंगजेब, 1707 में तो ही डाइड। देन जो लेटर मुगल्स आए, उनके बारे में हमने पढ़ना है यहाँ पर। और लेटर मुगल्स ऐसा क्या था उनमें कि उनका डिक्लाइन हुआ यार, वो देखने हमने फीचर की डिक्लाइन क्यों हुआ। मुगल्स का इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी पावरफुल आर्मी, इतने साल तक इन्होंने रूल करा, ये फिर डिक्लाइन क्यों हुआ, ये सब चीज़ें हमने समझनी है थ्रू रूलर्स। हम डिफरेंट रूलर्स को पढ़ेंगे, हम देखेंगे कैसे बहादुर शाह वन आए, एंड आखिरी रूलर हमारे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह टू भी बोलते हैं उन्हें। ठीक है, ये मैं आपको टाइमलाइन पूरी आपको आपको याद करने की जरूरत नहीं है यार, आप देखोगे आखिरी में आपको पूरा ये याद हो गया। ठीक है, हम एक स्टोरी लेटर मुगल्स की पढ़ेंगे कि कैसा इनकी इनका डिक्लाइन कैसे शुरू हुआ और क्यों हुआ, और कैसे जाके 1707 पे, पूरा 1857 पे ये बिल्कुल ही इनका एक्सिस्टेंस ही खत्म हो गया, और यहाँ पर पूरा डिक्लिनेशन चल रहा था। तो ये हम देखेंगे इस चैप्टर के थ्रू, इस एमसीक्यूज के थ्रू। देखो, जब मैं पढ़ाता हूँ तो इसी फॉर्मेट में पढ़ाता हूँ, पूरा फ्लो चार्ट के, पूरा कनेक्टिविटी के साथ। लेकिन ये एमसीक्यू है तो मैं एमसीक्यू के नज़रिए से अब आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि कहाँ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ रहे हैं? फिर हमने साइड बाय साइड ये देखना है यार, अगर ये इनका डिक्लाइन हो रहा तो हमेशा की तरह किसी का कोई एग्जिस्टेंस में तो आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आ रही थी, और हम देखेंगे तीन काइंड ऑफ स्टेट्स, थ्री काइंड्स ऑफ स्टेट्स वर अपराइजिंग। कौन कौन सी एक सक्सेसर स्टेट्स निकल के आ रही थी। आई होप आपने सब ये पढ़ा होगा। आई एम जस्ट, मैं सिर्फ एक फॉर्मेट में ला रहा हूँ, हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, हमने इंडिपेंडेंट स्टेट्स देखेंगी जो पहले एग्जिस्टेंस में नहीं, जो जिनका जैसे ये डिक्लाइन हो रहा था तो इनका होल्ड बन गया। हम देखेंगे न्यू स्टेट्स जिनका पहले कोई अस्तित्व नहीं था लेकिन वो आ गए। ठीक है, हम सक्सेसर स्टेट्स में देखेंगे हैदराबाद, बंगाल, अवध। इंडिपेंडेंट में हम देखेंगे मैसूर कैसे एग्जिस्टेंस में आ गया, जैसे ब्रिटिशर्स का जैसे सॉरी ये होल्ड कम हुआ मुगल्स का। हम यहाँ पर देखेंगे कैसे मैसूर देख लिया हमने, केरला देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम न्यू स्टेट्स में हम कौन कौन सी स्टेट्स देखेंगे। हम आपकी रोहिलखंड, जाट स्टेट्स देखेंगे। ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इसमें।
ये सब हम देखेंगे और इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट आउट करेंगे। देखो यार, यहाँ पर स्पेक्ट्रम में बहुत कुछ लिखा है, किसी के निकनेम भी लिख रखे हैं और उनके भाइयों के नेम भी लिख रखे हैं, उनके बच्चों के नेम भी लिख रखे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट होगा वो एमसीक्यूज के थ्रू मैंने आपको यहाँ पर बना के दे रखे हैं। ठीक है, साइड बाय साइड और क्या चल रहा था फिर इस, और ये पीरियड आपको पता है ना कौन सा है? ये पीरियड हम देखेंगे 1757 से पहले वाला पीरियड। दैट मीन्स लगभग अराउंड 1650 से लेके 1750 में क्या चल रहा था। तो आप 1700 के अराउंड लगा के चलिए, इसे बोलते हैं 18th सेंचुरी का पीरियड, अर्ली 18th सेंचुरी। क्या चल रहा था वो अभी ये सब चल रहा है। यहाँ पर स्टेट्स, न्यू स्टेट्स फॉर्म हो रही है, रिवोल्ट होगा इनके साथ। मराठा एक किंगडम निकल कर आ रहा था। इंडिपेंडेंट स्टेट में हम मराठा भी पढ़ेंगे, जो बहुत पावरफुल किंगडम था, जिन्होंने, जो एक प्रोमिनेंट प्लेयर थे जो मुगल एम्पायर को रिप्लेस कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए। तो आप इंडिपेंडेंट अगर इनको देखेंगे ना तो बहुत पावरफुल किंगडम थे, लेकिन ये कर नहीं पा रहे थे। इनके हम देखेंगे कैसे इनकी भी वो नहीं हुई कि यूनिटी, मतलब इनके उसमें भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ कि ये यूनिटी बना के वो कर सके, और कैसे यहाँ पर फिर इंग्लिश को एक्सपैंड करने का मौका मिला। ये हमारा थर्ड चैप्टर होगा। लेकिन आप समझिए, इंग्लिश यहाँ पर अभी भी स्टेब्लिश कर रहा है, इंग्लिश यहाँ पर वॉर कर रहा होगा, इंग्लिश यहाँ पर बहुत कुछ कर रहा है अभी, क्या बोलते हैं, फ्रेंच और यूरोपियन पावर से लड़ रहा है। तो यहाँ पर इंग्लिश का ये सेटअप भी चल रहा है। तो आप 3 टाइमलाइंस देख रहे हैं ना, क्या क्या चल रहा है इस टाइमलाइन के पीरियड में। फिर हम इसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर फिर हम पढ़ेंगे इनके थोड़ा, हम जो हमेशा जैसे पढ़ते हैं, सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी देखेंगे। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी देखेंगे इन्हीं एमसीक्यूज के थ्रू। सोशियो इकोनॉमिक कैसे यार? सोशियो में हम देखेंगे कि वुमेन का स्टेटस, जो हम पहले से ही अगर मिडिवल भी जैसे हम पढ़ाते हैं तो उसमें हम इन सब चीज़ों की बात जरूर, वुमेन एजुकेशन की बात करेंगे। ठीक है, इकोनॉमी में हम कल्चरल भी देखेंगे। इकोनॉमी में हम किसकी बात करेंगे? एग्रीकल्चर की बात करेंगे, कि हमारी प्रोमिनेंट एंशंट एग्रीकल्चर ही चला आ रहा था, तो इस वक्त क्या हाल थे एग्रीकल्चर के? ट्रेड एंड इंडस्ट्री क्या कर रही थी? फ्लरिश कर रही थी, या फिर और कम हो गई थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने के बाद तो सबको ही पता है यार, ट्रेड और इंडस्ट्री का हमारा एकदम बैठ गया था ये बिजनेस, और एग्रीकल्चर में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो ये भी हम एमसीक्यूज की थोड़ा इंपॉर्टेंट देखेंगे। कल्चरल हमें देखेंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हमने क्या किया। बड़ा इमामबाड़ा आपने लखनऊ में सुना होगा, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा, ये इसी पीरियड में, तो आप कनेक्शन बना पाएंगे। बड़ा इमामबाड़ा आप देखेंगे कि पेंटिंग्स में कैसे आए, पेंटिंग्स कैसे हमारी हुई, डेवलप हुई, रीजनल लैंग्वेजेस कैसे डेवलप हुई, लिटरेरी फिगर्स, जो आज की डेट में आपने मिर्ज़ा गालिब वगैरह, जो उर्दू लैंग्वेज को इतना तवज्जो दिया गया था, इसमें जो क्या बोलते हैं, हमारी गज़ल एक जॉनर है, उसको फोकस किया गया था, तो ये भी आए। तो एक ये मैंने आपको आपके सामने पूरा एक ये रखा है कि हम यार पढ़ने क्या वाले हैं। ये एक जिस्ट है, क्रक्स है कि हम ये सब देखने वाले हैं, ताकि आपका माइंड मेकअप हो जाए कि हम पूरा कंप्लीट एक 1700 को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। समझ रहे हैं? 1700 टू 1750 को अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम। ये टाइम पीरियड, अगर आपसे कोई भी इस लेक्चर के बाद पूछे कि यार 1725 में क्या हो रहा था, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको यही लेक्चर याद करना है कि यार ये सब चल रहा था भाई। समझ रहे? लेट्स स्टार्ट। और मैं आपके मैप के थ्रू ज़रूर आपकी एक रिटेंशन पावर बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो हमें देखना है और क्या पर क्या क्या था। तो आप देखो, हमने जिनकी बात करी है, जो इंडिपेंडेंट निकल कर आ रहे थे, जो सक्सेसर स्टेट थी वो अवध थी। ये पहले मुगल की थी, लेकिन इनको ही अवध, बंगाल, हैदराबाद, ये देखेंगे हम कैसे आए। फिर हमने यहाँ पर राजपूत स्टेट्स को भी देखना है, जाट स्टेट्स को भी देखना है, सिख पंजाब स्टेट्स को भी देखना है। यहाँ पर मराठा निकल कर आ रहे हैं, ये हैदराबाद, ये मैसूर। ठीक है, यहाँ पर हमने देखना है कि कैसे फॉरेन इन्वेजन हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पीरियड में। ठीक है, लेट्स सी। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब आप एक बार रुक के इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ट्राई टू सॉल्व इट, देन आप इस पे आइए। तो इसी के थ्रू हम अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बनाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अहमद शाह अब्दाली। ओके, पहले तो ये पता होना चाहिए अहमद शाह अब्दाली है कौन। ठीक है, ये हम पढ़ने की कोशिश। ही वॉज इलेक्टेड एज द सक्सेसर ऑफ नादिर शाह। अब नादिर शाह तो लिखा है, लेकिन नादिर शाह था कौन ये भी पता होना चाहिए। ही डिफीटेड द मराठाज इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत क्या पता होना चाहिए, पता है तो वेरी गुड, आपने सॉल्व किया होगा। ही हैड रिकॉग्नाइज आलमगीर टू एज द मुगल एम्परर एंड द रोहिल्ला चीफ नजीब उद्दौला एज मीर बख्शी ऑफ द एम्पायर।
देन इसका एक सिग्निफिकेंट फीचर हमें याद भी करना है, अहमद शाह अब्दाली ने ऐसा क्या सिग्निफिकेंट किया था, ये उसके सिग्निफिकेंस है, ये उसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो एक एमसीक्यू कवर कर रहा है पूरा अहमद शाह अब्दाली और उसके अफगानी काउंटर पार्ट्स को, सॉरी जो भी उनके उससे रिलेटेड चीज़ है। तो वट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, करेक्ट पे आप जरूर नजर मारिए। अब अहमद शाह अब्दाली को देखो, एक कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आपने जरूर सॉल्व किया होगा, लेकिन अब मेरा काम बनता है समझाने का, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको सबसे पहले ये ये ध्यान में रखना है कि नादिर शाह का इन्वेजन हुआ है, ये एक, और कौन सी साइड से, नॉर्थ वेस्ट साइड से, ये इन्वेडर थे, अफगानी इन्वेडर। और ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं यार, इन्वेजन तो हमारे एंशियंट टाइम से हो रहा है, आपने देखा होगा एंशियंट टाइम में ग्रीक अलेक्जेंडर आए थे, उसके बाद ये वाला रीजन मिडिवल में भी बहुत अकबर ने भी रोकने की कोशिश करी, औरंगजेब के भी कैंपेन्स आपने देखे हैं यहाँ पर। तो ये रीजन हमेशा ही कॉन्फ्लिक्टेड रीजन रहा है यार, ये अफगानिस्तान वाला एरिया, ये हमेशा ही आज की डेट में भी आप तालिबान देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं यार, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है ये रीजन। तो देख रही हो कुछ ना कुछ तो है इसके, लेकिन हमें इतना डीप में नहीं जाना यार, क्या है, हमें अपने पाथ से उधर डिविएट नहीं होना, ये आप इंटरेस्ट के लिए अपने कभी और पढ़िएगा, लेकिन अभी मत पढ़िएगा, अभी इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना हमने। तो नादिर शाह आए, नादिर शाह आए तो ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में उस वक्त कौन थे, तो इंडिया में कौन रूल कर रहा था। तो हमने देखा 1707 में औरंगजेब चले गए थे, और उसके बाद आए हमारे बहादुर शाह वन, फिर फारूक सियार, एक इंपॉर्टेंट रूलर, जो मैं इंपॉर्टेंट्स की बात कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट था, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, जिनका रूल, मोहम्मद शाह रंगीला आपने पढ़ा होगा, इनका रूल सबसे ज़्यादा लंबा था लेटर मुगल्स में, इनका टाइम पीरियड हमें पता होना जरूरी है, 1719 टू 1748। रंगीला इसलिए क्योंकि इनकी बहुत ही ज़्यादा लाइफस्टाइल, एकदम लग्जीरियस लाइफस्टाइल थी, यू मस्ट हैव रेड ऑल्सो, तो इसीलिए रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला का टाइटल दिया गया। तो इनका टाइम पीरियड हमें समझना बहुत, 1719 से लेके 1748, लगभग लगभग 20 से 25 साल इन्होंने रूल किया भाई, और कुछ सिग्निफिकेंट नहीं किया। यहाँ तो नादिर शाह का इन्वेजन इन्हीं के रूल में हुआ, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी वीक रूलर रहेगा तो वो आपकी वीकनेस ढूंढ लेगा और अटैक भी करेगा। तो ये यहाँ तक पहुंच गया था पूरा, क्या बोलते हैं, लाहौर पंजाब तक इन्होंने कैप्चर कर दिया था, वहां पर अनरेस्ट फैला दिया था पूरा पूरा। इनकी इंटेंशन रूल करने की नहीं थी, इनकी इंटेंशन थी लूटपाट मचाने की, और बहुत पैसा लूट के ले गए। यहाँ तक कि नादिर शाह का आप देखोगे पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर भी लेकर चले गए थे, वो यही है, यही रीजन है, यही टाइम है, और यही बंदा है वो, किसके रीन में, मोहम्मद शाह रंगीला के रीन में। टाइम पीरियड आपको याद रखना है कि 738 1738 एंड 1739 में नादिर शाह का अटैक हुआ, और ये एक मोमेंट ऐसा सिग्निफिकेंट मोमेंट था जिसने ब्रिटिशर्स को चौंका दिया, अरे मुगल एम्पायर इतने वो नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, इन पे तो अटैक होकर इनको तो लूटपाट करके भी ले जा रहे हैं बाहर के, तो हम तो यहाँ पर इतनी पावर हमने ले रखी है यहाँ पर। तो ये एक मोमेंट ब्रिटिशर्स को भी एंगेज करने का हुआ, समझ रहे हो, ब्रिटिशर्स भी इससे चौंके। तो यहाँ पर नादिर शाह आ गए। अब नादिर शाह आए तो उन्होंने अपना एक, जब ये नादिर शाह की डेथ हुई और उसके बाद चले गए यहाँ पर, तो उन्होंने अहमद शाह दुर्रानी को यहाँ पर अपना वो बनाया, अहमद शाह अब्दाली को, जिसे दुरानी भी बोला जाता है, उनको वो बनाया अपना एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ गवर्नर के तौर पे यहाँ पर रखा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने रूल 1757 में अब्दाली दिल्ली तक कैप्चर कर लिया था उन्होंने यार, ये ध्यान में रखना है अब्दाली का आपने, दिल्ली, कैप्चर दिल्ली। फिर उन्होंने एक काम किया यहाँ पर कि भाई जो हमारा थर्ड पॉइंट है जो हमको याद रखना है, अफगान टेक केयर छोड़ के गए थे, और मुगल एम्पायर उन्होंने सेट कर लिया था अपने मतलब का, कौन थे वो, हमने फिर याद रखना है कि आलमगीर टू, और इनके अंडर में मीर बख्शी ही, पपेट मीर बख्शी बोल सकते हैं, दैट वाज नजीब उद्दौला, जो हमारे आखिरी लास्ट पॉइंट देखा था जो हमारा। सो उनका सिग्निफिकेंट वर्क ये था। लेकिन इसी दौरान में क्या हुआ, मराठाज ने, जो मराठाज अपनी अपना यहाँ पर रीजन में अपना पावर एनहांस कर रहे थे, उन्होंने अटैक किया मुगल टेरिटरी, मुगल ये अपने टेरिटरीज को, और यहाँ तक कि मराठा चीफ रघुनाथ रघुनाथ राव ने पंजाब तक कैप्चर कर लिया था।
तो पंजाब में तो यही सब थे, ये अफगान लोग थे, ये दुरानी का वो रूल चल रहा था यहाँ पर, लेकिन उनके हाथ में दे रखा था आलमगीर टू और मीर बख्शी। तो फिर अब्दाली दोबारा आए, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुर्रानी जिन्हें बोला जाता है, वो दोबारा आए। एंड 1761 में एक सिग्निफिकेंट चीज़ उन्होंने करी। यहाँ पर जब वो आए और मराठा भी इसी टेरिटरीज के लिए लड़ रहे थे, मराठा वर्सेस दुर्रानी हो गया, दैट इज अब्दाली भी जिन्हें बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो हमने देखा कैसे नादिर शाह आए, नादिर शाह के बाद अब्दाली आए, अब्दाली ने कैसे सेटअप किया मीर बख्श, आलमगीर टू और नजीब उद दौला को, रोहिल्ला चीफ थे जो। फिर हमने देखा कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में कैसे इन्होंने हराया, और मराठा के जो एक एम्बिशन था कि हम पूरे उसमें रूल करेंगे, उस पर एक सॉलिड स्टॉपेज हुई। ठीक है, ये हमने देखने की कोशिश करी। हमने मुगल एम्परर की साइड से ये देखा कि थर्ड फोर्थ हमारे मोहम्मद शाह रंगीला का रेंज सबसे बड़ा था। उसके बाद हमारे एक और आए हैं, उसके बाद हमारे जो आलमगीर टू इन्होंने सेटअप कर दिया इनको। बाकी रूलर्स की मैं लिस्ट, आप सिर्फ नाम याद रखिए, आखिरी में हम एक रूलर्स का टाइमलाइन भी देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो हमने देखा यार, ही वॉज इलेक्टेड एज अ सक्सेसर ऑफ नादिर शाह। यस, ही डिफीटेड द मराठाज इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। यस, he had recognized Alamgir II as the Mughal emperor and the Rohilla chief Najib-ud-Daulah as Mir Bakshi. करेक्ट, तो डी आंसर। तो यहाँ पर हमने नादिर शाह के बारे में जाना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में जाना, अहमद शाह अब्दाली 1757, नादिर शाह 1738-39। एक कोई भी याद रख लो लगभग, आपको एग्जैक्ट नहीं याद रखना, आपको एक बस दिमाग में होना चाहिए इस टाइम पीरियड। नादिर शाह एकदम से किसी स्टेटमेंट में दिख गया यूपीएससी के प्री के पेपर में, तो आपको एकदम स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि नादिर शाह अलग है, तिमूर अलग है, और चेंगीज़ खान अलग है। हम एग्जाम के टाइम में कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन कब आया था। ठीक है, चेंगीज़ कब आया था, ये मिडीवल में, तिमूर कब आया था, ये भी मिडीवल में, ये कब आए थे नादिर शाही, सब कुछ अलग अलग रखना है यार। सी, मोस्टली जो स्टूडेंट, मैं आपको एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट लेके चल रहा हूँ, तो आपको ये सब चीज़ें पकड़नी है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू, ये देखो आप थोड़ा इसमें भी नज़र मारिए, अब ये कहाँ पर चल रहा था, ये लाहौर इन्होंने कैप्चर कर लिया था, नादिर शाह यहाँ तक पहुँच गए थे, दिल्ली तक मराठास की पावर यहाँ से इंक्रीज कर रही है। आप सिर्फ मैं जितना बता रहा हूँ उतना देखिए ना, पूरा मैप हम बाद में भी कवर कर लेंगे, मतलब लेक्चर के आखिरी तक। रोहिलखंड में ये था, रोहिल्ला चीफ को यहाँ पर ले आए थे, तो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ यहाँ पर, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई। आपने देखा होगा पानीपत क्यों इतना इंपॉर्टेंट बैटल ग्राउंड है, और यहीं पर क्यों 3 बैटल हुई। ठीक है, वो काफ़ी ईजी है उसमें समझाना, उसमें याद रखने का कुछ नहीं है, उसमें कंसेप्ट वाइज है कि हाँ भाई ये हुआ, इसलिए वो एमसीक्यू फॉर्म में डाला नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ द अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 was fought between Akbar and Himu. ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत was decided in favor of the continuation of the Mughal rule. Third battle of Panipat had put an end to the Maratha ambition of ruling over India. ये तो मैंने आपको बताया। करने की कोशिश करिए, पॉज करके करिए, मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, पॉज करके की कोशिश करिए। ठीक है, तो अब इसमें हमारी नॉलेज क्या, हमारी नॉलेज इसमें आएगी बैटल ऑफ पानीपत बैटल्स की, जो कि हमने मिडीवल में पढ़ी 1526, 1556 एंड 1561। ये मिडीवल में देखी, ये हम अभी मॉडर्न में देख रहे हैं। ये अकबर के टाइम में, ये हमारे बाबर, एंड ये मराठा वर्सेस दुरानी। तो बाबर के हमने उसमें देखा था, बाबर वर्सेस हेमू नहीं हुआ था यार, बाबर वर्सेस लोधी की देखी थी हमने, इब्राहिम लोधी। क्योंकि यहीं पर 1526 ऐसा टाइम था कि यहाँ पर डायनेस्टी चेंज हो गई थी। यहाँ पर लोधी डायनेस्टी आखिरी डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, उसके बाद मुगल रूल बाबर ने शुरू किए। तो ये हमें एकदम से ध्यान में भी होगा, आपको पता भी होगा। और जब नहीं पता तो इतना कोई आपको ऐसा नहीं है कि यार ये तो मेरे को पता ही नहीं, आप जब मिडीवल पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1556 में आपने अकबर का देखा था वर्सेस हेमू, यहाँ पर हेमू का रोल आता है। और ये तीनों बैटल इसलिए सिग्निफिकेंट थी क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ स्टेब्लिश करके गए थे। यहाँ पर एक मुगल रूल पूरा पूरा चेंज हो गया, जो मुगल रूल आने वाले 200-300 साल चलता है। यहाँ पर अकबर का कंटिन्यूएशन की मुगल रूल स्टेब्लिश होकर ही रहेगा, और इनकी प्रगति के लिए ये बैटल सही था। यहाँ पर मराठास का एम्बिशन पूरा क्रश हो गया था कि हार गए यार, ये तो दिल्ली तक पहुंच गए थे यार, आप देखो।
सो ठीक है, यहाँ पर फिर हमने देखा कि ये फर्स्ट बैटल हिमू तो नहीं था, हमने क्रॉस करा हिमू नहीं है। तो फर्स्ट जब हमने क्रॉस करा तो हमने देखा वन, ठीक है नहीं होगा, ये भी हमने चेक करा, सपोज हमने को ये दो नहीं पता, तो हमने देखा यार वन भी नहीं है ये भी नहीं है, तो हम एक ही ऑप्शन के साथ बचे। कभी कभार हम दो ऑप्शन के साथ बचेंगे तो हम दूसरे और तीसरे में भी कंफर्म होने की कोशिश करेंगे। ओके, आई होप आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग राइट। All right, next question is Khafi Khan gave the title of Shah e Bikhabar to Bahadur Shah I. ओके यहाँ पर हम बहादुर शाह वन की बात कर रहे हैं। बहादुर शाह इंट्रोड्यूस द इजारा सिस्टम टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एम्पायर। ये इनका एक सिग्निफिकेंट वर्क है, ये है भी या नहीं हम ये देखेंगे। जहांदर शाह अबॉलिश जजिया। तो यहाँ पर दो रूलर्स की बात हो रही है। सबसे पहले आपने, आई होप मैं यार बार बार नहीं बोलूंगा, आपने पॉज कर लिया होगा और अपना आप ये कर रहे होंगे एक्टिव लर्निंग, और एक अपना दिमाग लगा रहे होंगे, आप ये कर रहे होंगे ना राइट। तो इसलिए मैं अब बार बार बोलूंगा नहीं इस चीज़ को। तो यहाँ पर हम दो रूलर के बारे में सुन रहे हैं यार, बहादुर शाह वन एंड जहांदर शाह। सॉरी ना, इसको ऐसे नहीं लिखते, जहांदर शाह। सबसे पहले इनका टाइमलाइन देखना जरूरी है। तो ये लेटर मुगल्स में पहले आते हैं, तो 1707 से 1707 से 1712, लगभग एक आइडिया रखिए, जरूरी नहीं है कि हमें ध्यान में एकदम रट के रखना है, लगभग आइडिया होना चाहिए। तो बहादुर शाह और जहांदर शाह के बारे में बात हो रही है। बहादुर शाह हमारे एक बढ़िया रूलर माने जाते थे यार, ऐसा नहीं था कि औरंगजेब के बाद एकदम ही वर्स्ट रूलर आ रहे, नहीं, एक सीरीज में जब थके हारे रूलर आते हैं ना तो जाके एक इम्पैक्ट पड़ा इतने बड़े एम्पायर में। ऐसा नहीं है कि बहादुर शाही एकदम निकम्मा था या जहांदर शाही की ही वॉज रियली अनएफिशिएंट, ऐसा नहीं था। कुछ कुछ कमियां सब में थी, और कुछ एबल ऐसे नहीं थे, एबल एम्पर नहीं आए अकबर जैसे, बाकियों के जैसे जिनके नाम हम पढ़ते हैं मिडिवल में, ऐसे लोग नहीं आए। अगर आते तो हमारा मुगल एम्पायर और ज़्यादा चलता। बहादुर शाह में एक चीज़ याद रखनी है कि पैसिफिस्ट पॉलिसीज इन्होंने अपनाई थी, क्योंकि औरंगजेब की काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसीज थी। तो इन्होंने जाट्स के लिए, राजपूत के लिए बहुत ही, मराठास के टूवर्ड्स बहुत ही पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट मतलब सही, एकदम नॉर्मल, एकदम ऐसा नहीं है, एग्रेसिव पॉलिसीज नहीं थी। तो उन्होंने मराठास में साहू को रिलीज कर दिया था। राजपूत के साथ इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट अपने रिलेशन बनाने की कोशिश करी, जाट्स के साथ इन्होंने रिलेशन बनाने की कोशिश करी। ठीक है, जहांदर शाह में हम देखेंगे कि इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम अबॉलिश जिजिया, जिजिया अबॉलिश किया। तो दैट मीन्स इन्होंने एक, इनका भी एक जो नज़रिया होगा वो भी सही था कि भाई वो भी पेसिफाई करना चाह रहे थे। क्यों इनकी एकदम से पॉलिसी चेंज कैसे? क्योंकि औरंगजेब ऐसा तबाही मचा के गया था यार, ही वॉज वेरी एग्रेसिव। आपने मिडेवल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप हमारे साथ पढ़िए कोर्स हमारा, क्या बोलते हैं, बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं है यार मैं आपको हिस्टोरियन बनाने की कोशिश करूंगा, नहीं, मैं आपको क्रक्स बताने की कोशिश करूंगा। एंड आप इंटेलिजेंट इनफ है कि कितना आपको लेना है, आपको पता है वो। ठीक है, यहाँ पर मैं 4-4 महीने के यहाँ के लिए नहीं हम पढ़ते हिस्ट्री को, हिस्ट्री का डेफिनेट टाइम पीरियड होना चाहिए कि यार हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंस है अपनी। ठीक है, तो हमने दो रूलर के बारे में पढ़ा। और यहाँ पर ये याद रखिएगा, खफी खान शाह है बेखबर। बेखबर क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है क्या चल रहा है। स्पेसिफाई तो करना ही पड़ेगा यार, जब तुम्हें पता ही नहीं है क्या नहीं चल रहा, तो तुम्हें तो नॉर्मल तो रहना ही पड़ेगा सबके साथ। तो ये याद रखिएगा, खाफी खान ने दिया था। बहादुर शाह इंट्रोड्यूस द इजारा सिस्टम टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एम्पायर। इजारा सिस्टम की बात करी हमने, ये आपको देखना है। और थर्ड क्या है? जहांदर शाह पॉलिसीज, ये तो हमने देखा ही है। ठीक है, तो इजारा सिस्टम इन्होंने नहीं इंट्रोड्यूस करा था। तो अगर आपको पता है 2 गलत है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पता है कि 3 सही है, ये तो हमें याद ही है। तो 3 से आपके पास फिर 3 स्टेटमेंट बच रही है, फिर आपको और इनमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि खफी खान ने दिया था यार, ये नॉलेज मांगती है ऐसी चीज़ें। कभी कभार आपकी किस्मत अच्छी है यूपीएससी के प्री के पेपर में कि आप एक स्टेटमेंट से सब कुछ एलिमिनेट कर पा रहे हो, लेकिन यार आजकल लोग ऐसे भी पढ़ा देते हैं कि यार एक स्टेटमेंट एलिमिनेट हो रही है तो हो गया, अब हमको देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत करना यार, वो तो पेपर से निकलने के बाद ये सब चीज़ें आती हैं कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 एंड 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सैयद ब्रदर्स प्लेस्ड। अब यहाँ पर सैयद ब्रदर्स नाम देख रहे हो आप, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार इसलिए ऐड हुए हैं। प्लेस रफ़ीउद्दौला विद द टाइटल शाहजहां टू ऑन द थ्रोन। रफ़ीउद्दौला वाज नोन एज रंगीला, हमने तो देख लिया रंगीला को। इन 1739 नादिर शाह डिफीटेड द मुगल्स इन द बैटल ऑफ करनाल। नादिर शाह अगेन यहाँ पर आया, और जो बैटल हुई उसको बैटल ऑफ करनाल बोलते हैं। तो यहाँ पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सैयद ब्रदर्स का रोल क्या आ रहा है यार, देखो, जब लेटर मुगल्स आए ना, तो जब हमारे किंग वीक होता है, एम्परर वीक होता है ना, तो उनके साइड किक कौन से होते हैं, साइड रोल कौन से निभाते हैं? जो हमारे नोबल्स हो गए,
तो वो इंपॉर्टेंट होने लग जाते हैं, वो उसे बताते हैं। शाह बेखबर को पता ही नहीं है क्या चल रहा, तो नोबल्स आया, भाई साहब ये चल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया उसके लिए। अच्छा अच्छा, आप मेरे को ये तो इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई नोबल्स की। अब नोबल्स की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी तो उनका पॉलिटिकल पावर लेने का भी मन करेगा। इसी वजह से हम देखते हैं सक्सेसर स्टेट्स आते हैं, ऐसे अचानक नहीं आते। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट जानना जरूरी है कि क्यों हो क्यों रहा है, पहले तक क्यों नहीं आ रहे थे। तभी सक्सेसर इंडिपेंडेंट और हमारे न्यू स्टेट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे नोबल्स, उन्हीं में से एक नोबल थे सैयद ब्रदर्स। इनका काम क्या था, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था यार, इन्होंने पहले इसको रफ़ी उद्दौला को किंग मेकर के नाम से भी जाने जाते थे ये लोग। आप हम तीन बंदों को देखेंगे किंग मेकर, एक जुल्फ़िकार खान। चलो मैं आपको फ्रेश उसमें बताता हूँ। तीन बंदों को देखेंगे हम जो किंग मेकर का, जो नोबल्स होते हैं, लेकिन उनका काम था भाई कि किसको प्लेस करे किंग, जुल्फ़िकार खान। फिर हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट सैयद ब्रदर्स, इन्होंने काफ़ी किंग्स को प्लेस किया और काफ़ी को निकाला भी फिर। और हमारे किलिच खान, जिनको हम आगे जाके निज़ाम उल मुल्क भी बोलते हैं, चिनकिलिच खान है वैसे तो इनका। जुल्फ़िकार खान ने प्लेस किया हमारे जहांदर शाह को। काफ़ी शॉर्ट रेन था ये भी, इनकी भी डेथ हो गई थी, इनकी भी डेथ हो गई थी। हमने जहांदर शाह का पीरियड देखा 1713, 1712 से 1713। सैयद ब्रदर का इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट था, तीन चार रूलर्स को करा था इन्होंने। आपने रफ़ीउद्दौला को देखा ही देखा। इन्होंने फारूक सियार एक इंपॉर्टेंट रूलर को प्लेस किया, जो 1712, जो 1713 से 1719 में रूल करे थे। अब फारूक सियार का लास्ट क्लास में हमने एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देखा था यार। क्या था वो? मैग्ना कार्टा। क्या था वो? आई होप यू रिमेंबर मैग्ना कार्टा। हमने एक फरमान दिया था इंग्लिश इंग्लिश को। कहाँ के लिए? बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद। ठीक है, तो इनका एक इंपॉर्टेंट काम था ये। रफ़ीउद्दौला को भी प्लेस किया, देन इन्होंने फारूक सियार को प्लेस किया, फिर फारूक सियार को भी इन्होंने लाइक ही दे उन्होंने किल कर दिया फारूक सियार को भी, अपने क्या बोलते हैं उनके साथ मिलके, मराठा रूलर के साथ मिलके। ठीक है, किनक्लिज खान का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये रखना है आपको, इनका एसोसिएशन है मोहम्मद शाह रंगीला, जो हमने पढ़ा ना, मोहम्मद शाह रंगीला। इनका एसोसिएशन इन्होंने प्लेस किया था 1719 से लेकर 1748 तक, जिन्होंने रूल किया। ठीक है, सैयद ब्रदर्स का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फारूक सियार को मार के उन्होंने रफ़ीउद्दौला को वो करा था शाहजहां टू का टाइटल जिसको मिला। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कैसे किंग मेकर्स का रोल देखा हमने कैसे बढ़ गया। ऑब्वियसली बढ़ेगा, जब आप एक इनएफिशिएंट एम्परर हो तो आपके आसपास वालों का रोल ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उनका अगर वो हर कोई बहुत अच्छे नहीं होते, इनके अंदर की फिर वो जो एक भूख होती है, और वो देख सकते हैं ग्रीड, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर को हड़पने की, वो आप देख सकते हैं इनकी फॉर्म में। ठीक है, तो आपको सैयद ब्रदर्स ने, हमने ठीक है, रफ़ीउद्दौला वज़ रंगीला नहीं, क्योंकि रंगीला तो हम मोहम्मद शाह रंगीला को बोलते हैं। रफ़ीउद्दौला तो एक शॉर्ट पीरियड के लिए आए थे बहुत, तो इतने सिग्निफिकेंट रूलर नहीं है। रंगीला जैसे 28 साल रूल करके नहीं गए, कुछ कुछ महीने, कुछ साल, एक साल, दो साल। इन 1739 नादिर शाह डिफीटेड द मुगल्स इन बैटल ऑफ करनाल। ये आप याद ध्यान में रखिए, बैटल ऑफ करनाल बोलते हैं 1739 को, बैटल ऑफ करनाल के नाम से भी आप याद ध्यान में रखिएगा। करेक्ट कौन सा है? तो आपको इनकरेक्ट पहले पता है कि ये है, तो टू इनकरेक्ट कीजिए, सी आंसर होगा। अगेन अहमद शाह। अहमद शाह वॉज अ वेरी कॉम्पिटेंट रूलर टिल हिज डेथ। अब ये अहमद शाह और अब्दाली अलग हैं यार, कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद जब आप तीसरी रीडिंग मार रहे होंगे स्पेक्ट्रम की, तब जाके आपको रियलाइज होगा ये चीज़। सो ये अहमद शाह अलग है, और अहमद शाह और ये अब्दाली अलग हैं। दुर्रानी जो थे वो अलग हैं, तीनों अलग अलग नहीं है, दो हैं सिर्फ, ये अहमद शाह, और वो अहमद शाह अब्दाली और दुर्रानी एक ही हैं। तो यहाँ पर हम अहमद शाह के बारे में पढ़ेंगे। फिर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अहमद शाह द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉल्ड। इसमें बैटल ऑफ प्लासी की नॉलेज भी होनी चाहिए। अकबर टू गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय, ये भी हम देखेंगे। तो इससे पहले हम अहमद शाह का पढ़ते हैं। हमने देखा कैसे सबसे पहले हमारे बहादुर शाह जफर वन आए, देन वी सॉ द कमिंग अप ऑफ जहांदर शाह, देन वी सॉ फारूक सियार, देन वी सॉ अहमद शाह, फारूक सियारी, देन वी सॉ मोहम्मद शाह रंगीला, एंड नाउ वी आर सेइंग अहमद शाह। ये मिसिंग थे ना, अब ये, अब ऐसे मैं सारी टाइमलाइन आपको आखिरी में बना के दे दूंगा।
तो मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 हमने इनका टाइम पीरियड देखा था, और 1748 से अब ये रूल करेंगे हमारे अहमद शाह 54 तक। फारूक सैयार का मैंने आपको अभी बताया। जहांदर शाह का हमने देखा बहुत ही शॉर्ट पीरियड। इन्हीं के मोहम्मद शाह रंगीला से पहले और फारूक सैयार के बाद ही ये रफ़ीउद्दौला आते हैं। इनके सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे आपने हमारा टाइमलाइन कंस्ट्रक्ट हो रहा है एक। ठीक है, अहमद शाह की बात होगी, अहमद शाह की बात करते हैं। वेरी कॉम्पिटेंट, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट रूलर थे। अगर कॉम्पिटेंट होते तो बचा पाते अपने रूल को, और इतने कम रूल बचा पाते अपने मतलब मुगल डायनेस्टी के उसको। तो यार कॉम्पिटेंट शक है तुम्हें, चलो ठीक है। ड्यूरिंग द रीन ऑफ अहमद शाह, बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ, ये हमको सबको पता है, और ये इनका रूल 74 तक था। तो नहीं यार, हम ये भी देखेंगे फिर बैटल ऑफ प्लासी किसके रीन में हुआ, आगे देखेंगे। अकबर टू गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राममोहन रॉय, ये एज इट इज याद कर लीजिए आप, इसके लिए कोई अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। अकबर टू ने ही टाइटल लिया था। तो दो गलत हैं, टू गलत है, तो टू तो हर किसी में गलत है, तो थ्री आंसर, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शाह आलम टू। अब हम शाह आलम टू में आ गए। वी हैव स्टडीड बहादुर शाह, आप मेरे साथ एक बार रिवाइज करिए। बहादुर शाह वन, जहांदर शाह, फारूक सियार, रंगीला, अहमद शाह। अब एक आलमगीर टू के बारे में हमने देखा था कैसे। अब आलमगीर टू को सबसे पहले जो हमने देखा था, अहमद शाह दुर्रानी ने प्लेस किया था। आप ये याद रखिए। 1754 से 1757 फिर उनका था। 1759 शाह आलम, फिर इनके बाद शाह आलम का नंबर आता है। एंड दे, वो कब थे, ही वॉज इन बिटवीन 1759 टू 18, नो 1750, एक सेकेंड, शाह आलम टू 1759 से आते हैं और 1800 तक रहते हैं। इनका भी काफ़ी लंबा पीरियड चलता है, 1806 तक। मैं बताऊंगा इनका पीरियड मतलब कैसे इतना सिग्निफिकेंट रहा था, और क्या इनके पीरियड में इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, ये हम देखेंगे। द रीन ऑफ शाह आलम टू सॉ द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो आप इनका रीन खुद ही देख लीजिए, 759 टू 1800। ठीक है, और सेकंड हमने देखा ही वॉज टेकन अंडर, करने की कोशिश करी, ही वॉज टेकन अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोडक्शन एज पर द टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो तुम्हें एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी पता होना चाहिए। ये सब हम डिटेल में जब पढ़ेंगे ना, ये थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे हम डिटेल में कि कौन कौन सी ट्रीटीज हुई थी, कैसे बंगाल को एक्वायर किया, कैसे सारी की सारी प्रॉपर्टी, जैसे कि सारी की सारी टेरिटरी इंग्लिश ने कन्वर्ट कर लिया अपने अंडर। तो ये सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको एक हल्का बहुत आइडिया होना चाहिए कि यस ये हुआ था। और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हमारी कब हुई थी यार, सेकेंड ऑफ बैटल पानीपत 1556 में हुई थी। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो इसका आंसर बी होगा, राइट। तो शाह आलम ने फिर देखा क्या, शाह आलम ने 1759 से 1806 में देखा क्या। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने याद रखनी है। 1761 में हमने जो पढ़ी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। तो 1757 में कौन था, आलमगीर टू। तो इधर हुआ क्या था, बैटल ऑफ प्लासी। तो आलमगीर टू और शाह आलम टू दो डिफरेंट पर्सनैलिटी है। एस, ए पहले आता है, एस बाद में आता है। तो आलमगीर टू पहले था, बड़ा था, फिर उनके कुछ दादा पोता दामाद, या फिर यार क्या दामाद कह रहा हूँ, सॉरी, सन भी लग सकता है और ग्रैंडसन भी हो सकता है। तो देख लीजिए, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमें जानना, बस ये याद रखिए कि आलमगीर टू पहले आए थे, उसके बाद शाह आलम टू आए। ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, consider the following statement about Bahadur Shah Zafar, last ruler. Now, he was the last Mughal emperor. जी हाँ, he was declared the emperor of India during the revolt of 1857. Correct. तो अब हम अपनी जो लिस्ट एक बार दोबारा देखें। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक कंस्ट्रक्ट बनता रहे यार। बहादुर शाह वन, जहांदर शाह, मेरे साथ बोलिए आप, फारूक सियार, रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर या शाह आलम, आलमगीर टू, शाह आलम टू। देन हमारे कौन आए, अकबर टू, जिन्होंने क्या टाइटल दिया था, राजा का। और फिर बहादुर शाह टू, और बहादुर शाह जफर भी जिन्हें बोलते हैं, जफर का टाइटल इन्हें मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। ए देख लीजिएगा यार, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा, करेक्ट पूछा है।
नाउ किलिच खान, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, चिन किलिच खान वॉज द फाउंडर ऑफ असफ जहा हाउस ऑफ हैदराबाद। बहुत इंपॉर्टेंट एक नोबल है ये, आपको मैं बताऊंगा, बहुत एम्बिशियस थे, इन्होंने हैदराबाद को कंस्ट्रक्ट किया था। किलिच खान अपॉइंट जुल्फिकार खान हु हैड फर्स्ट कंसीव द आइडिया ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन द डेक्कन एज द वाइसरॉय ऑफ डेक्कन। निजाम उल मुल्क assumed द टाइटल ऑफ असफ जहा, निजाम उल मुल्क। तो अब हमने यहाँ पर ये सब चीज़ें देखी कि कैसे बैटल ऑफ, जैसे हमने एक बार पूरा अपना लेटर मुगल्स की टाइमलाइन इन एमसीक्यूज के थ्रू देखी। ठीक है, अब हम देखेंगे इंडिपेंडेंट स्टेट्स ये कैसे निकल के आ रही थी सक्सेसर स्टेट्स में। तो हैदराबाद कैसे निकल कर आया, इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। मैंने बताया किन किलिच खान, जो किलिच खान भी जिन्हें बोलते हैं, इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला को स्टैब्लिश करवाया। तो मोहम्मद शाह रंगीला तो 1719 में स्टैब्लिश हुए थे। फिर यार ये काफ़ी एम्बिशियस थे, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला ने इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देखी। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, ठीक है, अब इनकी एनर्जी कहीं तो लगनी थी, तो इन्होंने हैदराबाद स्टेट को अपना इंडिपेंडेंट कर दिया था 1725 में। ठीक है, ये इनका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। और आपने टाइमलाइन भी याद रखनी है, 1725 में इन्होंने कर दिया था। और कौन सी बैटल के थ्रू करा था, बैटल ऑफ सक्र खेड़ा, सक्र खेड़ा। और यहाँ पर इन्होंने हैदराबाद को पूरा इंडिपेंडेंट कर दिया था। और हैदराबाद का एज अ वो जो स्टेब्लिशमेंट है वो इस टाइम पे हुआ, किलिच खान ने किया। और इनको ही निज़ाम उल मुल्क भी बोलते हैं, एज अ रट लो। निज़ाम उल मुल्क इन्हें बोलते हैं, बुरहान उल मुल्क आगे पढ़ेंगे किसे बोलते हैं, बुरहान उल मुल्क। ये आगे देखेंगे, अवध में एक रूलर है सादत खान, उनको बोलते हैं। सुल्फ क्या क्वेश्चन में कभी यूपीएससी ये देते कि यार सबसे पहले जो कंसीव किया था आइडिया इंडिपेंडेंट किंगडम का, वो किलिच खान ने किया था? नहीं, जुल्फिकार खान उनसे पहले करके जा चुके थे। ये सही है, ये ठीक है, ये ठीक है, तो डी। हैदराबाद को हमने देख लिया, अब हम अवध को देखेंगे। अवध हमारी, देखो मैप में भी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर है अवध, लेकिन अवध के जानने के लिए हमें यूपी वाले रीजन को देखेंगे अभी हम। पहले एक बार स्टेटमेंट देख लो आप। द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी ऑफ अवध वाज बुरहान उल मुल्क, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये तो उनका वो है, टाइटल है। सफदरजंग सक्सेसफुली अंडरटूक अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स आपको पता है फारूक सियार को एस्टेब्लिश करने के लिए पॉसिबल थे। ये आपको याद आ जाएगा, नोबल्स थे, कोई किंग मेकर्स थे, कोई किंग नहीं थे ये लोग। तो सफदरजंग कौन थे, बुरहान मुल्क कौन थे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अवध को आपको समझने के लिए, अवध एक सेकंड, अवध में हमारे सादत खान, नाम याद रखिएगा, सादत खान ने स्टैब्लिश किया अवध को, जिन्हें हम बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं। तो अवध कभी भी आए कि कैसे सक्सेसर स्टेट बनी और कैसे इंडिपेंडेंट किया, सादत खान की वजह से। और यही कॉन्स्पिरेसी में आए थे सैयद खान के साथ, मतलब सॉरी, कॉन्स्पिरेसी में आए थे और इन्होंने किल किया था सैयद ब्रदर्स को। और इनका फिर इनके सक्सेशन में, इनके बाद सफ्दरजंग केम टू पावर। तो सादत खान, देन सफदरजंग। ठीक है, फिर हम आगे एक और रूलर को ऐड करेंगे और उस उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे यार कैसे रहा था आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, बड़ा इमाम बाड़ा में। ठीक है, ये आपने अवध को देखा अभी, तो सफदरजंग नहीं थे ये, टू गलत हो जाएगा, वन सही। अब ये देखिए यार आप, पेयर अबाउट द एम्पायर एंड देयर रूलर्स। राजपूत स्टेट जैसिंग टू, लेट्स सी, मैसूर वोडियार्स रूल कर रहे थे। जस्ट वेट अ सेकंड। तो मैसूर वोडियार्स रूल कर रहे थे, त्रैवनकोर मार्तंड वर्मा। सी, ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ कौन रूल कर रहा था। मैसूर हमारा वोडियार डायनेस्टी रूल कर रही थी, एज इट इज याद रखिए। वोडियार के अंदर ही हैदर अली और टीपू सुल्तान को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। त्रैवनकोर में हमारे मार्तंड वर्मा, बिल्कुल सही। तो फिर राजपूत किंगडम जो यहाँ पर है, यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर थे यार हमारे अजीत सिंह। ठीक है, अजीत सिंह रूल कर रहे थे और इन्होंने कोलैब करा था इनके साथ, जय सिंह टू और एक और उनके साथ उनको करके, फॉर द मुगल, अगेंस्ट मुगल उन्होंने करने की कोशिश करी थी, साजिश रचने की कोशिश, दुर्गादास राठौर जय सिंह टू के साथ मिलके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीन किंगडम देखने की कोशिश करी, मैसूर,
जो इंडिपेंडेंट स्टेट आ रहे हैं, मैसूर, केरला एंड राजपूत। ठीक है, इनका टेरिटरी देख लो आप कहाँ से कहाँ तक है। मैप में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी दिखाया था आपको। केरला के मार्तांड वर्मा याद रखिएगा आप, त्रावणकोर उनकी कैपिटल है। कन्याकुमारी से कोचीन तक आपको दिखा होगा, और कन्याकुमारी कोचीन तो हमने यार लास्ट क्लास में भी देखा मैप में। कन्याकुमारी कोचीन। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट भी आजकल यहीं चल रहा है, तो आप देख रहे होगे कैसे कनेक्टिविटी आप बिठा रहे होगे। केरला भी इंपॉर्टेंट रीजन आज भी है, आज भी नेशनल न्यूज में बना हुआ है। फिर हम देखते हैं जाट एम्पायर के बारे में। इट वॉज ऑन द ईव ऑफ कॉन्क्रीट। तो सूरजमल हैड सेट अप द जाट स्टेट ऑफ भरतपुर। भरतपुर नहीं, ये आप देखेंगे जाट स्टेट ऑफ भरतपुर चूरामण एंड कौन थे, बदन सिंह ने स्टेब्लिश किया था। एज इट इज याद रखिए भरतपुर को। तो सूरजमल लेटर ऑन आए थे, ये ध्यान में रखना। चूरामण एंड बदन सिंह प्रोवाइडेड एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल्सो इंक्लूडेड द सुब्बास ऑफ आगरा, मथुरा, मेरठ। ये अपोजिट स्टेटमेंट है यार, ठीक है। सूरजमल यहाँ पर होने चाहिए, तो और यूपीएससी करता है, एज इट इज करता है यूपीएससी। तो ध्यान रखिएगा, कभी आपको कोई चीज नहीं भी पता होती ना, आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए, कहीं अपोजिट तो नहीं है ऐसे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। गुरु गोविंद सिंह ट्रांसफॉर्म्ड। अब यहाँ पर पंजाब की बात हो रही है, जाट्स की हमने देख लिया, पंजाब मीन सिक्स, जाट देख लिया हमने, मैसूर हमने देख लिया। अब इनका एनेक्सेशन हम ही अभी नहीं देखेंगे, एनेक्सेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बिठा रहे हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर है। मैसूर, अवध, बंगाल, ये सब देख लिया हमने। गुरु गोविंद सिंह ट्रांसफॉर्म्ड द सिक्स इनटू मिलिटेंट सेक्ट इन डिफेंस ऑफ देयर रिलीजन। बिल्कुल। In the wake of the invasion of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali, the Sikhs organized themselves into 12 mills or 12 missiles or confederacies, which exercised control over different parts of the Sikh kingdom. Okay, Ranjit Singh established a strong kingdom of Punjab and also entered into Treaty of Amritsar with British. Now यार यहाँ पर आपको ये रीजन जरूर देखना, मतलब समझना पड़ेगा। बस मैप है, यस मैप है। ये समझना आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ देखना 1707 में औरंगजेब गए, उन्हीं का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चलता था सिख से, उसी उन्हीं की वजह से अपने लास्ट रूलर गुरु गोविंद सिंह ने एक खालसा का स्थापना करी। उनके बाद बंदा बहादुर ने भी रिवोल्ट किए और बहादुर शाह के रीन में मारे गए, बहादुर शाह वन के। अब यहाँ पर जब 17 अब हमने यहाँ पर 1700 टू 1720 का पीरियड देख रहे थे, लेकिन 1739 में आपको भी पता है यहाँ पर किन्होंने अटैक किया, नादिर शाह। उनके बाद अब्दाली ने भी यहाँ पर केओस मचा के रखा था। तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत डिवाइडेड थे लोग, तो 12 मिसल्स में सिख ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रखा था। उसमें से एक मिसल निकल कर आए, बहुत ही प्रोमिनेंट, शुक्राचार्य मिसल। उसके रूलर रंजीत सिंह को क्रेडिट जाता है, उन्होंने पूरी, ये रूलर का एक मतलब लीडर का एक ये रोल होता है कि वो पूरा का पूरा टेरिटरी एक कॉम्पैक्ट बना के, मतलब एक होल्ड बना के रखते हैं अपना। तो इन्होंने पूरा होल्ड बना के रखा सतलुज तक। 1799 में लाहौर कैप्चर कर लिया था, 1800 में अमृतसर, और ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करी ब्रिटिशर्स के साथ कि यार इससे ऊपर हम हमारी टेरिटरी को एक्नॉलेज करें, यार इससे सतलुज के नीचे आपकी टेरिटरी है, मानते हैं। 1839 में इनकी डेथ हो जाती है, वो 1800s की बात है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में वो पढ़ेंगे। लेकिन आपको लगभग एक आइडिया लग चुका होगा कि क्या चल रहा है नॉर्थ में। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, एज इट इज 1 2 3 करेक्ट पूछा है। अब हम यहां पर देखते हैं रोहिलखंड के बारे में। अली मोहम्मद खान सेट अप द किंगडम ऑफ रोहिलखंड आफ्टर नादिर शाह इन्वेजन। अली मोहम्मद खान set up the kingdom of Rohilkhand after the invasion of ये मोहम्मद खान बांगा set up फरुखाबाद during the reign of फारूक सियार and मोहम्मद शाह। अब रीन पूछा गया फारूक सियार का, आपको याद आ जाना चाहिए 1713 to 1716, और ये पूरा 1719 to 1748। तो इसका मतलब इतने बड़े पीरियड में क्या ये चल रहा था। नादर शाह का इन्वेजन 1738 या 39। तो ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो रोहिलखंड में आप देखोगे, रोहिलखंड का पहले सबसे पहले तो रीजन देखना इंपॉर्टेंट है। रोहिलखंड आज की डेट में यहाँ पर यूपी के पास पड़ता है, ठीक है। मैं आपको मैप में भी दोबारा दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप एक बार समझिए रोहिलखंड का क्या सीन है। रोहिलखंड और बांगश पठान अफगान माइग्रेशन की वजह से ही बने थे, तो पहली स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर अफगानीज ही रह रहे थे,
तो अली मोहम्मद खान ने रोहिलखंड बनाया। जैसे ही नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में जैसे ही नादिर शाह का इन्वेजन हुआ, थोड़ा मुगल का होल्ड कम हुआ, तो यहाँ पर इन्होंने ये इंडिपेंडेंट स्टेट निकाल दी, न्यू स्टेट निकाल दी। बांगस, ये खान अपने बांगस पठान निकाला इन्होंने, मोहम्मद खान बांगस ने, ये भी अफगान थे। इन्होंने फारुखाबाद को स्टैब्लिश किया जो ईस्ट ऑफ दिल्ली में पड़ता है। और रीन कौन सा पीरियड था? 1713 से 1748 के बीच में। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी इसका आंसर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइटम्स एंड प्लेसेस यूज्ड टू इंपोर्ट इंडिया फ्रॉम द फ्रॉम टू इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया। ठीक है, अरेबिया से हम क्या मंगवाते थे? कॉफी, गोल्ड। इंपोर्ट, इंपोर्ट पूछा गया, इंपोर्टेड गुड्स, ड्रग्स, हनी। अफ्रीका से आइवरी, ड्रग्स। और चाइना से टी, शुगर, पोर्सलिन। पोर्सलिन तो हम, आपको कुछ भी नहीं पता, पोर्सलिन याद आ जाए, हाँ पोर्सलिन तो मंगवाते हैं यार, सिल्क भी वहाँ पर फेमस है तो मंगवाते हैं। अफ्रीका से आइवरी, ड्रग्स का नहीं भी पता तो आइवरी तो मंगवाते हैं, वो एलिफेंट काफ़ी है। अरेबिया से अरेबिक, बिल्कुल। ड्रग्स का नहीं पता होगा, कॉफ़ी का तो पता होगा। तो तीनों ही मंगवाते थे हम। ठीक है, ये आप एज इट इज़ देख लीजिए, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। देखो, जिसमें कुछ समझाने लायक नहीं है वहाँ मैं खुद भी टाइम वेस्ट भी नहीं करता, और आप भी इंटेलिजेंट है यार कि आपको कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, इसमें कोई समझाने की चीज़ें नहीं है, इसमें सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है। बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, सूरत ये हमने देख रखा है, मुल्तान, लाहौर, ये सारे हमने लास्ट क्लास में एज इट इज़ मैप में देखा है। देखो, स्पेक्ट्रम में आपको मैपिंग कहीं नहीं दे रखी यार, लेकिन ये मैंने डाला है सो दैट आपका जो रिटेंशन पावर है वो ज़्यादा बढ़े और विजुअल मेमोरी को आप इस्तेमाल करें, और आपका ये पूरा जो आप टाइम यहाँ पर लगा रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका कुछ ना कुछ स्ट्रेंथन हो, कुछ ना कुछ नई लर्निंग हो। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया? और आपको अगर यार ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो आप खुल के कमेंट कीजिए एंड अप्रिशिएट कीजिए, ताकि हमें भी पता लगे दैट कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं और आपको कितना समझ में आ रहा है, तो एक कनेक्शन हो। आप समझ रहे हैं, ये थोड़ा काफ़ी रिमोट लर्निंग हो जाती है, बट कनेक्शन तभी बैठेगा जब आप अपने व्यूज़ थोड़ा एक्सप्रेस करेंगे। ये देखा हमने, और द इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। ओके, कश्मीर वाज अ सेंटर ऑफ वुलन मैन्युफैक्चर, तो ये तो आप अभी भी आइडिया लगा सकते हैं बिना पढ़े भी। हाँ, इंडियन शिपिंग ऑल्सो फ्लरिश ऑन द केरला कोस्ट एट कैलिकट एंड क्यूलॉन, ऑल्सो फ्लरिश लिखा है। तो हम ये इकोनॉमिक टर्म्स देख रहे हैं कि उस दौरान क्या चल रहा था 1700 टू 1750 में इकोनॉमिक टर्म्स में। ठीक है, तो शिप बिल्डिंग बिल्कुल चल रही थी। शिप बिल्डिंग यहीं नहीं चल रही थी, बंगाल में भी चल रही थी, महाराष्ट्र में भी चल रही थी, आंध्रा के रीजन में भी चल रही थी, और केरला में भी चल रही थी। ठीक है, तो ये सही है। कश्मीर में वुलन मैन्युफैक्चर बन रहे थे, सही। सेंटर ऑफ टेक्सटाइल्स देख लीजिए, सूरत, जी हाँ। लाहौर, मसूलीपट्टनम, ये आपको दोबारा मैं दिखाता हूँ मैप में कहाँ कहाँ है। तो 1 2 3 सही है बिल्कुल। ये देखो आप, सूरत, मसूलीपट्टनम, आपको याद होगा यहाँ पर कौन सी फैक्ट्री थी, किसकी? डच की। सूरत किसकी? इंग्लिश, एंड फिर लेटर ऑन फ्रेंच की। ये देखो यार, ये तभी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी हमारा टेक्सटाइल के लिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर जूट वगैरह के लिए, यहाँ पर कॉटन्स के लिए, ये हमारा स्पाइसेस के लिए, ये वुलन के लिए, ये हमारे यहाँ पर शिप बिल्डिंग भी चल रही थी। राइट, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस during the British conquest. So stagnant and technologically backward agriculture compensated by very hard labor. करेक्ट, ये एग्रीकल्चर की हमारी कंडीशन तो थी ही। पीजेंट्स पेड रेवेन्यू टू स्टेट, जमींदार, जागीरदार एंड रेवेन्यू फार्मर्स। रेवेन्यू देते, पेड रेवेन्यूज बिल्कुल देते। पीजेंट्स में तो बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही थी उस वक्त में एग्रीकल्चर में। ट्रेड हमारा फ्लरिश कर रहा था, ये देखो। एग्रीकल्चर तो स्टैग्नेंट था, और सबसे ज़्यादा स्टैग्नेंट था, डिक्लाइन नहीं कर रहा था, स्टैग्नेंट था। ब्रिटिशर्स के आने पे इतनी बुरी हालत हो गई थी, और भी बुरी हालत हो गई थी एग्रीकल्चर की। ट्रेड तो उन्होंने पूरा हमारा खत्म ही कर दिया था, लेकिन उस पीरियड में ट्रेड फ्लरिश कर रहा था। कैसे? विद गोल्ड, मस्क, वुलन क्लॉथ, ट्री आइवरी, टी आइवरी, रोज वाटर बीइंग एक्सपोर्टेड। एक्सपोर्ट कर रहे थे हम ये आइटम? नो, ये हम इंपोर्ट कर रहे थे। जहां यहाँ पर ट्रिक है। ठीक है, जब आपको पता है 3 नहीं है तो आप तीनों को देखोगे। यूपीएससी ऐसे डालती है ऑप्शंस यार जान के, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चंस ना नोएबल नहीं होते कि हमने हम पढ़ रखे होंगे कभी, तो ऐसे डालती है जान के कि हाँ, आप देखिए कि आपको कहीं तीनों में से एक तो आता हो। तो इसका आंसर ए होगा। During the British conquest of India, Hindus in Indian society were divided into many subcastes, which were consistent at many given, which is consistent at any given place. Consistent मतलब सेम थे सबकास्ट, नहीं हमारे अलग अलग जगह हर अलग अलग सबकास्ट हैं, तो ये अभी भी चलता हुआ ही आ रहा है। हायर एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड थ्रू पाठशालाज एंड मकतब। देखो, पाठशाला हिंदूज का है,
मकतब मुस्लिम्स का है। एंड ये प्राइमरी एजुकेशन के सोर्सेज थे। हायर के सोर्सेज हमारे यहाँ पर पाठशाला की जगह हम देखते हैं, इसका नाम था ये अ, याद नहीं आ रहा है, चसुपाठीज, चटुस्पाथीज, ठीक है, मुश्किल है थोड़ा, टोल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और मुस्लिम के लिए, हायर लर्निंग के लिए मदरसा, ये आपने देखा होगा। करेक्ट पूछा तो दोनों इनकरेक्ट है, डी आंसर होगा। और यहाँ पर कंसिस्टेंट नहीं थे, काफ़ी इनकंसिस्टेंट थी, ठीक है। यहाँ पर हम अब आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे, असफुद्दौला बिल्ड बड़ा इमामबाड़ा एट लखनऊ, बिल्कुल सही, असफुद्दौला याद रखिएगा। मीर सौदा नाजिर मिर्ज़ा गालिब, यस मिर्ज़ा गालिब इन्हीं सब पीरियड के थे, ये इसी पीरियड में फ्लरिश कर रहे थे। बहादुर शाह के टाइम पे मिर्ज़ा गालिब थे, बहादुर शाह जफ़र के टाइम पे 1757 और 1857 के अराउंड। तेलुगु लैंग्वेज इनरिच बाय सितार पोइट्री, सितार पोइट्री इज रिलेटेड टू तमिल, ये ध्यान में रखिएगा आप यार, तेलुगु से रिलेटेड नहीं है। तेलुगु की डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई थी, तमिल की हुई थी इस टाइम पीरियड में सितार पोइट्री के थ्रू, ठीक है। और ये असफुद्दौला ने कब बनाया था, ये 1784 में बनाया था। साथ में आपने जयपुर के लिए भी पढ़ा होगा, जयपुर बनाया था सवाई जय सिंह ने, उनकी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी 5 जगह देखी थी हमने, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा, बनारस। पेंटिंग्स की फ्लरिशमेंट हुई। तमिल लैंग्वेज हमने देख लिया है। तो लेकिन ये आपको, ये तीनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है आपको। 3 गलत है, 3 गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, ये आंसर होगा इसका। देखिए मिर्ज़ा गालिब अपने बहादुर शाह जफ़र के रीन में थे, काफ़ी अच्छी पोइट्री, काफ़ी अच्छी शायरी को इन्होंने एक जन्म दिया, गज़ल, शायरी, पोइट्री, ये बड़ा इमाम मारा 1784, असफुद्दौला। Consider the following statements about the status of education during the British conquest of India. Status of education की बात हो रही है। Knowledge excluded the study of physical and natural sciences. बिल्कुल, ये तो अभी पढ़ाई जा रही है, अभी भी बहुत जगह excluded, लेकिन हमारी NEP 2020 रेवोल्यूशनाइज करेगी एजुकेशन को, आपने पढ़ा भी होगा। चिल्ड्रन फ्रॉम लोअर कास्ट फीमेल्स विटनेस इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, नो, नो इक्वल एजुकेशन। चटुस्पाथीज टोल्स वर द सेंटर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन बिहार एंड बंगाल। प्राइमरी एजुकेशन के सोर्सेज थे, सेकेंडरी एजुकेशन के सोर्सेज थे। आपको ऐसे ही ढूंढना है, आपको एक एक स्टेटमेंट में आपको बिहार बंगाल दिखा होगा, आपने डायरेक्टली सही किया होगा, नहीं भाई प्राइमरी एजुकेशन नहीं, सेकेंडरी एजुकेशन, इक्वल एक्सेस नहीं। ये छोटी छोटी चीजें यूपीएससी भी डालता है यार, आपको स्टेटमेंट राइट नहीं देगा वो एकदम से। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। Consider the following factors: it's shifting allegiance of zamindars, rise of regional aspirations, foreign invasion. Which of the above factor responsible for the decline of Mughal Empire? जमींदार का एलिजेंस किसके टुवर्ड्स हो रहा था, नोबल्स के टुवर्ड्स। क्यों, नोबल्स पावरफुल हो रहे थे। अवध में कौन आए थे, सादत खान, हैदराबाद में चिनकलिज खान। रीजनल एस्पिरेशन बढ़ रही थी, जाट्स, मराठा, सिख्स। फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे, नादिर शाह, अब्दुल शाह, अब्दाली। तो तीनों सही है ना, डी। अब ये कुछ हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी में एग्जैक्ट उठ कर आए हैं, ये 2021 लेटेस्ट। इससे पहले आप ये सॉल्व करिए। व्हाट वाज द, ये 2011, व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेड इंडिया एंड फाइट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। आप ये देखोगे, आप ये वाले स्टेटमेंट पढ़ोगे, काफी इररेलेवेंट स्टेटमेंट दे रखी है इन्होंने। तो आप कभी भी देखिए ना, कुछ भी रैंडम अगर उठकर आते हैं ना, तो बाकी स्टेटमेंट कभी कभार काफी इररेलेवेंट दे देते हैं, जबकि यूपीएससी ऐसा करता नहीं है, यूपीएससी काफी क्लोज ऑप्शंस रखता है। यहाँ पर लेकिन हिस्ट्री के केस में थोड़ा बहुत ही रैंडम जब कुछ उठाते हैं तो काफी क्लोज ऑप्शन, रैंडम ऑप्शंस देते हैं। सो ही वॉन्टेड टू अवेंज द एक्सपल्शन ऑफ मराठाज ऑफ हिज, जब मैंने बोला था मराठाज ऊपर तक आए थे, तब उन्होंने यहाँ पर एक्सपल किया था, तो आपको इतने से समझ में आ जाना चाहिए था, तभी यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली आए थे और मराठा को हरा के गए थे। तो यही एक बेस्ट रीजन, बेस्ट सुटेबल रीजन जो यही लग रहा है, ठीक है। ये देखिए आप, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपने देखा 1761 में हुआ है यार, अहमद शाह डिफीटेड इब्राहिम लोदी। यही आपने गलत कर दिया इसको। जैसी वन आपने सपोज ये देखे भी नहीं है, वन गलत किया, तो आपकी इसकी मदद से यही हो रहा है। और विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, आप सिर्फ यहाँ इसको नेगेटिव कर पा रहे हैं। दूसरा देखो, टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन थर्ड। अब इसके लिए आपको एंग्लो मैसूर वॉर की नॉलेज होनी चाहिए, जो हम थर्ड लेक्चर में लेंगे, जो हम एक्सपेंशन देखेंगे ब्रिटिशर्स का। तो आप बने रहिएगा, उसमें भी हम पूरे अच्छे से यार सारी स्टेट्स को एनेक्स करवाएंगे, कैसे ब्रिटिशर एनेक्स होते हैं, ब्रिटिशर एनेक्स करते हैं।
मीर जाफर एंटर्ड इन अ कॉन्स्पिरेसी विद द पिंग, तो ये भी गलत हो गया, टू भी गलत है, तो टू से आप ये भी निकाल पा रहे हो। मीर जाफर एंटर्ड इनटू अ कॉन्स्पिरेसी विद द इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी, तो ये हमारा सही है। अब ये देखो, अब हाउ डिड द मुगल एम्परर जहांदर शाह रीन केम टू एन अर्ली एंड, ही वाज डिपोज्ड बाय हिज वजीर, ही डाइड ड्यू टू स्लीप वाइल, ये हमने पढ़ा नहीं। ही वाज डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू इन अ बैटल, ये देखो अब ये है करेक्ट आंसर इसका। नेफ्यू कौन था? फारूक सियार। जहांदर शाह का टाइम कौन था? 1712 से लेकर 13, 1712 टू 1713, 1713 टू 1719, यहाँ टाइम पीरियड का फ्रेम वर्क सही रहता है, याद करना। इस क्वेश्चन को पढ़िए, लेटेस्ट 2021। अब देख रहे हो कैसी कनेक्टिविटी है इन स्टेटमेंट्स। ये आप थर्ड लेक्चर जब कर लेंगे ना, जब हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ डेट, तब ये फुल एफिशिएंट हो जाएंगे आप करने के, तब आप ये तुरंत कर देंगे। लेकिन आप ये वाला देखो, रोहिल्ला किंगडम इज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुर्रानी। दुर्रानी ने ऑक्यूपाइड कर रखी थी जो टेरिटरी, उनसे फॉर्म हुआ था? नहीं, रोहिल्ला किंगडम एक इंडिपेंडेंट टेरिटरीज थी जो फॉर्म हुई थी। आपको मैसूर किंगडम के बारे में बताया, विजयनगर अंपायर से ही निकले थे। विजयनगर अंपायर आपने मिडिवल में पढ़ा होगा, इसी एरिया में रूल कर रहे थे। ये गलत हो जाएगा हमारा, ये सही है। निज़ाम ऑफ एयरकॉट एमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। आरकॉट हमने लास्ट क्लास में क्या देखी थी? कार्नाटिक की कैपिटल आरकॉट, तो कार्नाटिक से ही तो निकला। कार्नाटिक किससे निकला? हैदराबाद से, तो ये भी सही, 1 and 2 आंसर। ठीक है गाइज, आई होप आपने यार ये सब अच्छे से पढ़ा होगा और एक्टिव रिकॉल करा होगा। मैं जस्ट ये बोलूँगा कि आप ऐसे ही पढ़िए इन सब चीज़ों को, और मैंने आपको सबसे पहले तरीका दिया, अगर आपने तरीका नहीं निकाला होगा, कि एटलीस्ट अपने 2 घंटे दीजिए, 1 घंटा इसे दीजिए और 1 घंटा खुद पढ़ने में लगाइए, ताकि एफिशिएंटली आप सीख पाएँ यार। इस एफर्ट्स जो हम लगा रहे हैं, ये आप तभी इसका मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे। यही स्मार्ट लर्निंग में काउंट होती है, और ये जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस हिसाब से, उसे स्मार्ट टीचिंग बोलेंगे यार। और अपने, अगर आपको ये एफर्ट सही लगे तो बिल्कुल अप्रिशिएट कीजिए यार। वी विल ट्राई टू कनेक्ट, हमको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, यही कनेक्शन बनाएगा यार। ऑनलाइन एजुकेशन का मैं एक फ्लॉ मानता हूँ, लेकिन ये हम दूर कर सकते हैं बाय कमेंटिंग एंड बाय टेलिंग कि हम कैसा लग रहा है हमें, राइट। तो ये हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं यार, हमने इंडियन पॉलिटी के भी कोर्स शुरू कर दिया है। एमसीक्यूज सेम लाइंस में पढ़ाया जाएगा आपको, मज़ा आएगा यार आपको, मतलब रीस्ट्रेंथन होंगी आपकी चीज़ें, ठीक है। सारे स्टैंडर्ड बुक्स आप देख रहे होंगे, और आप रजिस्टर जरूर कर लें यार, मतलब बार बार ना बोलें, जो भी फ्रेश है वो रजिस्टर कर लेगा, और हमसे जुड़े, मतलब बने रहिए। जो रेगुलर स्टूडेंट है ना, तो वो मेरे को भी समझ में आएंगे कि हाँ ये रेगुलर पढ़ रहे हैं, और इनके साथ कनेक्शन बनेगा। फिर हमें लगेगा भी कि आप लोग हाँ रेगुलर पढ़ रहे हैं और आप सिंसियर स्टूडेंट हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। ये थोड़ा लंबी हो गई होगी, बट थैंक यू फॉर योर पेशेंस, और आई होप आपने 100% एफर्ट दिया होगा। I will request you just visit the video again and do the active recalling. Thank you so much, yaar.